हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि जीव विज्ञान का है और ये क्लास 10th का है। और जो भी सवाल यहाँ पे मैं लाया हूँ सब के सब प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। जो भी सवाल मैं यहाँ पे 5 सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाया हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का है। तो इसको पूरी वीडियो ये देख लीजिए और हो सके तो अपने कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिए सवाल को, या तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से तो काम नहीं चलेगा, आप जब तक आप कॉपी पर लिखोगे नहीं तब तक आपको याद होगा नहीं सही से, ठीक है। मेरा यहाँ जहाँ तक तजुर्बा है, बाकी आगे क्या करते हैं आप जाने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कॉपी पे ज़रूर आप सवाल को लिखा करो, ठीक है। जहाँ से भी लिखो लेकिन कॉपी पे लिख के याद करो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, किण्वन क्या है? वह रासायनिक क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव शर्करा का अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि का निर्माण होता है, उसे किण्वन कहलाते हैं। किण्वन कहलाते हैं, ठीक है। तो किण्वन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और एग्जाम में सवाल आने की संभावना होती है ये सब सवाल का, ठीक है। और हो सकता है ऑब्जेक्टिव सवाल में भी ऐसे आ जाए, डायरेक्ट ये वाला डिफिनेशन दे दे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव शर्करा का अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि का निर्माण करता है, उसको उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो अगर आपको याद है किण्वन की परिभाषा, अगर आपको याद है तो आप बोलेंगे यस, ये आप पूरा आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट देखो सवाल आगे है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है ना। सवाल यहाँ पे है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? उत्तर है, पाचक एंजाइम्स पाचक रसों में उपस्थित होते हैं जो पाचक ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। पाचक एंजाइम जो होते हैं कहाँ रहते हैं? पाचक रसों में उपस्थित होते हैं, जो क्या काम करते हैं? पाचक ग्रंथियों से उत्पन्न, जो पाचक ग्रंथियां हैं तो पाचक ग्रंथियों से निकलती है। प्रत्येक ग्रंथि का पाचक एंजाइम विशिष्ट प्रकार का होता है। हर ग्रंथि का पाचक एंजाइम जो अलग अलग होता है, विशिष्ट टाइप का होता है, जिसका कार्य भी विशिष्ट हो जाता है। कार्य भी कुछ विशिष्ट होता है, कुछ अलग होता है। यह पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित करके घुलनशील बनाते हैं। यानी जो हम भोजन करते हैं, यह एंजाइम यह पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक, जो भोजन पोषक तत्व यहाँ पे हैं, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो हो गए, उनको जटिल रूप से क्या करता है? सरल करता है और उसको सरल मतलब जटिल रूप में बदल देता है। जटिल रूप में तो रहता ही है वो, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, वो जटिल रूप में रहता है, उसको जो है सरल करता है। कौन करता है? पाचक एंजाइम करता है। उदाहरण में यहाँ पे देखिए लार, उदाहरण, हाँ उदाहरणार्थ लार में उपस्थित सैलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को क्या बदलता है? माल्टोज में बदल देता है। तो जो लार में जो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है, उस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं तुरंत, तो कार्बोहाइड्रेट को लार जो मुंह में हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो माल्टोज शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। कौन बोलता है? पेप्सिन एक एंजाइम है, जैसे टाइलिन एंजाइम है उसी तरह से पेप्सिन एंजाइम है, जो कि तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन जो हम खाते हैं ना उसको पेप्टोन से बदलता है। तो ये क्या, प्रोटीन आपका जटिल रूप हो गया और पेप्टोन हो गया सरल रूप, ठीक है। तो बॉडी के लिए जो सरल है वो सरल है। तो एंजाइम का मुख्य कार्य यही है, जो जटिल रूप में होता है उसको सरल बदलता है। उदाहरण आपको बताना है कि जैसे कि मुंह में या लार में जो टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात है, आपको बहुत सारी बातें इसमें पता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि मुंह में कौन सा एंजाइम पाया था, और जो मुंह में जो टाइलिन का काम भी पता है कि कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, तो आपको पता है माल्टोज में बदलता है, ठीक है। फिर इसी तरह से पेप्सिन के बारे में पता है कि पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलता है, तो आपको पता है पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। अग्नाशय रस का स्रावन करता है, जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। देखो, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। अग्नाशय जो अग्नाशय का रस निकालता है और उस रस में ट्रिप्सिन नामक एक एंजाइम होता है उनको, और वो उसका काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। तो इतनी सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा। अमाशय में पाचक किस तरह होती है, अमाशय में जो पाचक रस की भूमिकाएं क्या है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो पाचक रस आपका ये भी हो जाएगा, आपका टाइलिन भी समझ लें पाचक रस में, बिकॉज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में यहाँ पे बदला जा रहा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला जा रहा पेप्सिन्स के द्वारा, ठीक है। याद रहेगा, सवाल को नोट करो, स्क्रीनशॉट भी देखो, मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए याद से।
और अभी नहीं लिख पा रहे तो बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन लिखिएगा जरूर, अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर बता दिए छोड़ दो, है ना। और जितना सारा सवाल मैं बता रहा हूँ ना, सभी के सभी आए हुए सवाल हैं प्रीवियस ईयर। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे इंसान है तो उसी तरह और बहुत सारा जीव होगा बहुकोशिकीय, है ना। तो वो बोलता हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। अब देखो आंसर बता रहा है कि मानव जैसे बहुकोशिकीय जीवों जिनके शरीर में कोशिकाएं तथा उत्तक ही नहीं होते हैं वरन अंग तथा अंग संस्थान भी होते हैं, उनमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। अधिकांशतः अंग शरीर में अंदर की ओर स्थित होता है, किसमें, जो बहुकोशिकीय के जीव हमारे जैसे और बहुत से बहुकोशिकीय के जीव हैं, वो उनको जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो ये बोलता जो ऐसा जीव है, तो बोलता अधिकांश अंग शरीर की में अंदर ही उसमें होता है और विसरण क्रिया द्वारा उन सभी अंगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें उपस्थित भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। जब ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीकरण हो नहीं पाएगा। परिणाम स्वरूप ये होता है कि शारीरिक अंग कार्य नहीं करते, मतलब शारीरिक जो है अंग नहीं बन पाता, शरीर में अलग अलग अंग, हाथ है, पैर है, नाक है, नहीं बन पाता। अतः मानव जैसे जीवन में ऑक्सीजन को शरीर की विभिन्न अंगों को कोशिकाओं में पहुंचाने हेतु एक तंत्र होता है जिसे श्वसन कहते हैं। तो मानव जैसे और बहुत सारा अगर जीव है बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव का मतलब हो गया कि एक कोशिका से ज़्यादा कोशिका वाले जीव, ठीक है, एक कोशिका से ज़्यादा वाले जीव। तो याद रहेगा सवाल को, ये भी आप ले लो फोटो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बहुकोशिकीय जीव में विसरण नहीं होने का कारण ये है कि उसके अधिकांश जो अंग होता है शरीर के अंदर होते हैं। तो शरीर के अंदर होगा तो उसका परिणाम स्वरूप ये होता है ऑक्सीजन अंग तक पहुंच नहीं पाता है, जहाँ जहाँ पहुंचना होगा ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है, भोजन उपस्थित के कारण जो ऑक्सीकरण नहीं हो पाता भोजन का, ऑक्सीजन पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीकरण होगा नहीं। जब ऑक्सीकरण नहीं होगा तो शारीरिक अंग कार्य नहीं होगा, मतलब शारीरिक रूप नहीं बन पाएगा कि ये क्या है, ये कौन सा अंग है, ये कौन सा है। अतः हम मानव जैसे जीवन में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों को कोशिकाओं में पहुंचाने हेतु तो एक तंत्र होता है जिसके क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। तो बहुत बड़ा श्वसन तंत्र यहाँ पे भूमिका निभाती है। अगला सवाल देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, जैसे हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं सांस, और फिर जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सांस छोड़ते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन कैसे होता है, बताना आपको यह है। तो मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णों की मदद से होता है। आपको पता है बहुत अच्छे तरीके, बहुत सारी पॉइंट यहाँ पे है जी जो आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल याद करते करते आपको याद हो गया, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव सवाल को मिला करके आप एक लंबा सब्जेक्टिव सवाल लिख सकते हैं, है ना, इसी से रिलेटेड। तो आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन किसमें होता है, रक्त के द्वारा होता है। और रक्त में किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जिसकी मदद से होता है। ऐसे तो सिंपल बोलते हैं कि O2 का काम क्या है, रक्त को धोना, ऑक्सीजन को धोना, और नहीं रक्त आरबीसी का काम है O2 को धोना। आरबीसी का क्या काम है, O2। तो आरबीसी यहाँ पे रक्त डायरेक्ट बोल दे, रक्त का काम है ऑक्सीजन को धोना, लेकिन रक्त में है हीमोग्लोबिन। ये अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ये क्रिया भी नहीं होगा, ऑक्सीजन आपके बॉडी के सभी पार्ट में नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है यह वर्णक फेफड़ों से वायु कोष में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यानी कि जहाँ से आप सांस लेते हैं ना वहाँ पे खड़ा रहता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, वेट करता है कि श्वसन आएगा। जैसे ही श्वसन जाता है आपके पास, इसे ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में इसको क्या करता है, विस्तृत करता है, पहुँचाता है। यानी कि जैसे ही मैं नाक से सांस लिया तो ऑक्सीजन वहीं पे, हीमोग्लोबिन वहीं पे रहेगा, और वो हीमोग्लोबिन पता है यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होकर बॉडी में शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में क्या होता है, पहुँचता है। पुनः यह उपापचय क्रिया के बाद, जब उपापचय हो जाता है, जब पच जाता है, जब ऑक्सीजन का काम हो जाता है, तो उससे जब उपापचय काम होता है ना तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे मेरे हाथ है, हाथ को हम हिलाते हैं, हाथ हिला किस लिए रहे, क्योंकि हाथ में ऑक्सीजन पहुंच रहा। जब हाथ में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो आप हाथ नहीं हिला पाओगे। तो जैसे ही आप हाथ हिला रहे हो आप, तो ऑक्सीजन का काम वहाँ पे खत्म हो गया तो वो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गया। यानी कि शरीर में जो भी काम हो रहा ना ऑक्सीजन की मदद से हो रहा। जब ऑक्सीजन पहुँचेगा नहीं, जाहिर सी बात जब सांस लेंगे नहीं तो काम होगा नहीं बॉडी में। तो शरीर के जो भी अंग में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, समझ लो वो अंग काम करना बंद कर देता है। तो ऑक्सीजन पहुंचा शरीर में,
काम चल रहा, पैर से चल रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंच रहा, चल रहे हैं, जैसे ही चल रहे हैं ऑक्सीजन का काम हुआ, ऑक्सीजन टूट गया, उपपचय हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है, ऑक्सीजन बदल जाता है। अब उसी को जो ग्रहण करता है हीमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बोलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हीमोग्लोबिन ग्रहण करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और फिर रक्त का परिवहन द्वारा फेफड़ों तक क्या करता है, इसको पहुंचाता है, फेफड़ा तक पहुंचाने इसका काम है। फेफड़ा तक पहुंचाया, अब पहुंचाने के बाद फेफड़ा जो अपना काम फिर करती है, फेफड़ा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर, फिर जब आप सांस लेते हो तो देखते हैं ना बॉडी फूलता है, ऊपर नीचे फूलता है, तो फेफड़ा होता है जो फूलता है। तो फेफड़ा के पास जो है ऑक्सीजन जो वहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत हेल्प करता है उसको। हम जब सांस लेते हैं तो पहले फेफड़ा में जाता है, श्वसन अंग जो है, ठीक है, वहाँ से फिर आपका जो है वो हीमोग्लोबिन की मदद से शरीर के सभी पार्ट्स में जाता है। और सबसे छोटा सा सवाल यहाँ पे कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिसंचरण, संचरण का मतलब समझ रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना संचरण कहलाता है, ठीक है। किसी तंतु के शरीर के विभिन्न प्रकार के परिवहन के लिए उत्तरदायी अंग तंत्र परिवहन तंत्र कहलाता है। देखो बहुत अच्छा सवाल है कि किसी भी जंतु के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवहन, जंतु के शरीर में जो परिवहन होता है, हर तरह का अलग अलग परिवहन हो गया, जैसे कि रक्त को ले जाना है ना, श्वसन को ले जाना, परिवहन कर रहा है यहाँ पे। तो किसी जंतु के शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवहन के लिए जो उत्तरदायी अंग है, जो अंग मदद करता है, जो परिसंचरण तंत्र भी होता है। तो जो तंत्र, जो अंग शरीर के विभिन्न प्रकार के परिवहन करता है, उस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बता रहा, मनुष्य में रुधिर क्या है, परिसंचरण तंत्र है। रुधिर आरबीसी क्या है, ये परिसंचरण तंत्र है, याद रहेगा। तो आपका यहाँ पे देखो, मैंने आपको 10 से 11 मिनट में जो 5 सब्जेक्टिव सवाल, मैं अहम सवाल बता दिया हूँ, इन सभी सवाल को आप याद कर लो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड मत करो। ऑब्जेक्टिव पता है, आप एक बात याद रखो, ऑब्जेक्टिव उसके लिए है जो कमज़ोर स्टूडेंट है। आप तो तेज स्टूडेंट हो ना, तो ऑब्जेक्टिव तो खैर आपके पास ही है, बस ज़रूरत है उसको रिवीजन करने के लिए। और मैं 9:30 बजे रात में डेली आपको ऑब्जेक्टिव सवाल का रिवीजन करता, कभी साइंस, कभी मैथ, कभी सोशल, मिला तीनों मिक्स रहता है, और कभी हिंदी ग्रामर, कभी इंग्लिश ग्रामर में रहता है, ताकि आपका माइंड रिफ्रेश होते रहे, आपका माइंड में ये सभी बात जो है रिवीजन होते रहे, रिमाइंड होते रहे, और आप भूलो नहीं। तो बाकी जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनका आरबीसी, अच्छा, जो कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें और सब्जेक्टिव भी याद करें। लेकिन जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव है, तो आप ना ऑब्जेक्टिव तो खैर रिवीजन कर ही रहे हो, सब्जेक्टिव भी फोकस करो, तभी आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगा। क्लियर है। चलो फिलहाल वीडियो कहीं पे लास्ट करता हूँ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।